स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर, ये सब हमारे साथ हैं। तो बड़ी खबरें हैं आज। अब स्पीकर के खिलाफ, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी सांसद। 118 सांसदों ने उस नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए और वो नोटिस लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को दिया भी जा चुका है। तो ये तो एक बड़ी बात यह है। 4 मांगे उन्होंने की थी स्पीकर से, वो चारों मांगे नहीं मानी गई। पहला ये था कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, दूसरा ये था कि उनके सांसदों का निलंबन वापस हो, और तीसरा ये कहा था कि महिला सांसदों पर जो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया था, वो बयान उनको वापस लेना चाहिए स्पीकर को। और चौथा कि पक्षपात किया जाता है, वो सत्ता पक्ष का माइक बंद, विपक्ष का माइक बंद कर देते हैं और सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने देते हैं। वो चाहें तो किसी भी किताब को कोट कर सकते हैं, खासकर निशिकांत दुबे का हवाला दिया गया। चारों बातें नहीं मानी गई तो फिर उन्होंने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन इसमें टीएमसी के सांसदों का समर्थन नहीं है कांग्रेस के साथ। मतलब विपक्षी खेमा अभी बटा हुआ दिखाई दे रहा है। टीएमसी की तरफ से यह कहा गया कि हम सीधे अविश्वास प्रस्ताव लाने के हक में नहीं है, हम ये चाहते थे कि पहले आप सारे ऑपोजिशन की तरफ से एक विरोध दर्ज कराते, उसकी एक चिट्ठी लिखते, और अगर तब नहीं मानते, 2-3 दिन का समय दिया जाता स्पीकर को, तब अगर स्पीकर साहब कोई एक्शन नहीं लेते तब आप अविश्वास प्रस्ताव लाते। लेकिन यूं सीधा अविश्वास प्रस्ताव लाने का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, यह बात कही गई है। अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा, वो आप देख लीजिए। That doesn't matter. It is a part of the parliamentary democracy that if they want to bring no confidence motion against the honorable speaker, they can bring, but they don't have the number. They can bring, but the issue is they have insulted the institution of honorable speaker. They climbed on the table of the speaker, table of the chair, table of the table officers, and also they stormed the room of the speaker. अब आपको मैं सुनाता हूं निशिकांत दुबे जिनके लेकर के शिकायत स्पीकर से की गई। तो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि संसद को गुमराह तो राहुल गांधी कर रहे हैं, स्पीकर को राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उल्टी गंगा बह रही कि विपक्ष स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके भूख घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए और लोकसभा की गरिमा। अब निशिकांत जी इसमें सोरोस को ले आए कि सोरोस प्रायोजित सब हंगामा है। अब कांग्रेस पार्टी के बचाव में आए सांसद इमरान मसूद, उन्होंने कहा यह मुद्दा नहीं है कि किताब पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई या नहीं हुई, मुद्दा यह है किताब में है क्या, और जो किताब में है वो बोला जा रहा है, तो उस पर एक्शन किस बात का? वो विषय नहीं है। विषय ये है कि उस किताब में क्या है, उस किताब में क्या है उसको पढ़ करके देखिए कि उस किताब में क्या है और उसके ऊपर कार्रवाई कराइए। ये विषय थोड़ा ही है। और उन्होंने लिखी है किताब, ये सही है, और उन्होंने क्या लिखा है, जो उन्होंने लिखा है उसके ऊपर एक्शन तो करिए। समीर जी वो कह रहे हैं कि मुद्दा ये नहीं है कि किताब छपी कि नहीं छपी, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं क्या? देखिए, किताब का जिक्र होना ही नहीं चाहिए। वो जो कह रहे हैं कि किताब में छपा है, किताब तो जब पब्लिशर ने कह दिया है कि भाई कोई किताब पब्लिश नहीं हुई है, जब उस किताब के जो लेखक है नरवणे साहब, वो ये नहीं कह रहे कि किताब पब्लिश हो गई, उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। पुलिस ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली कि भाई जो किताब पब्लिश नहीं हुई है, जो अभी तक मार्केट में नहीं आई है, उसको किस तरीके से कोट किया जा रहा है। राहुल गांधी ये बताए ना सोर्स, जब इतना बड़ा मामला हो गया तो राहुल गांधी संसद में या संसद के बाहर बताएं कि वो जो किताब पार्लियामेंट में लेकर आए थे वो उनको नरवणे दी थी, उनको क्या पब्लिशर ने वो किताब दी थी? पूछा गया था राहुल गांधी से, वो केवल हंस दिए। उन्होंने कहा यू कैन इमेजिन कहां से आई होगी। नहीं, अब ये जवाब थोड़ी होता है। जब आप लेकर जा रहे हो तो आपको स्पष्ट बताना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये किताब है, ये प्रिंटेड किताब है, ये पब्लिश किताब है, मैंने अमेजॉन से प्लेटफॉर्म से मंगाई है, मुझे पब्लिशर ने दिए, मुझे लेखक ने दिए, या मुझे फलाने संस्था से किताब मिली है। आप बताइए कहां से उसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, तो सरकार के सामने क्लियर होगा सर कि भाई किताब का कहां से कोट किया है। राहुल गांधी उस अनपब्लिश कोट को लगातार करते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है राहुल गांधी के लिए समस्या बढ़ेगी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, राहुल गांधी को जवाब देने जाना पड़ेगा।
पार्लियामेंट के अंदर अब स्पीकर इस बात को लेकर गंभीरता से लेंगे कि जब लॉ का बताया गया था कि पार्लियामेंट में ऐसी किसी भी किताब का आप जिक्र नहीं कर सकते जो पब्लिश नहीं है, और जब पब्लिशर ने कह दिया कि ये किताब कोई पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, उन्होंने भी पब्लिश नहीं किए, तो अब राहुल गांधी पर मुझे लगता है केस दर्ज होगा, पार्लियामेंट में स्पीकर कार्रवाई करेंगे और बाहर मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी खबर आई थी कि 2 बजे पार्लियामेंट चल जाएगी। चलिए 2 बजने में देरी कितनी रहेगी अभी हम देख लेते हैं। इसमें मुझे संदेह है, राहुल ये देश के कानूनों से ऊपर है, मुझे नहीं लगता है। दिल्ली पुलिस पूछ भी नहीं सकती उनसे कि असर कहां से मिली थी। मतलब हो जाए तो बड़ी बात होगी और होनी ही चाहिए भाई, पूछताछ तो सबसे पहले हो जानी चाहिए थी, अभी तक क्यों नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी व्यवहार करते हैं और ये सरकार उन पर हाथ डालने का साहस नहीं कर पाती है, तो राहुल को भी लगता होगा कि मैं थोड़ा सा इस देश सरकार डरती है राहुल गांधी से। अब इससे ज्यादा और क्या आप हाथ डालने की बात कह रहे हैं भाई? स्पीकर ने नहीं बोलने दिया तो नहीं बोलने दिया था ना। वो एक आदमी एक हफ्ते से कोशिश कर रहा है बोलने की, नहीं बोलने दिया ना। कहा था, वो तो बोलने ही दे रहे थे, तो राहुल गांधी जीत पे अड़े हुए थे कुछ बोलने की, तो इसलिए नहीं बोलने दिया। बोलने को दिया है। ये कहां, मतलब इसमें नरमी कौन सी दिखाई उनके साथ? अगर नहीं हो नरमी, क्या कोई आदमी किसी भी तरह से ऐसे सीधे सीधे कानूनों का उल्लंघन कर, क्या उससे पूछताछ नहीं होगी? हम आप करें ये अलग बात है, वो आप देखते हैं दिल्ली पुलिस क्या करती है। तो नेता प्रतिपक्ष क्या सबसे ऊपर है? लोकतंत्र का, कानून का, संविधान का, भारतीय न्याय संहिता का कोई मतलब नहीं। दिल्ली पुलिस को तो सीधे राहुल गांधी जी के नाम पर कर लेनी चाहिए थी ना, यदि सर स्पीकर को एक लाइन कहना चाहिए जब तक राहुल गांधी, और उनसे पूछताछ करें। मतलब हमारे आपके पूछने का मतलब थोड़ा। एक तो ये समझिए आप कब तंज करते हैं और कब सीरियस होते हैं, ये क्या था, तंज या सीरियस? नहीं, मैं तो सीरियस तौर पर कह रहा हूँ कि यदि अपराध किया है उन्होंने, ऐसा है, सीधे इन्हीं पे केस दर्ज करते हैं, उन पे करें और दूसरी क्या बात। राहुल जी बता दीजिए आपने कहां से किताब ली? आपको दूं, मैं देख रहा था, ये 20 दिसंबर 2023 को पीटीआई ने इसके एक्सर्प्ट बिल्कुल छापे थे सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि पीटीआई ने एक्सर्प्ट रिलीज किए, फिर इंडियन एक्सप्रेस ने, टेलीग्राफ ने, हिंदू ने, तीनों ने उसको छापा है। क्या वो पार्ट छापा जो इन्होंने कोट किया? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये बात तो वही है। नहीं, इसका मतलब तो आपको मन में चोर है। यदि किताब के एक्सर्प्ट छापे तो कहीं से भी, कोई से भी छापे हो सर। जब बात है किस हिस्से को क्लियरेंस मिली है, किसको नहीं मिली। नहीं, ऐसे थोड़ी किताब को क्लियरेंस नहीं मिली, तो फिर किताब को नहीं मिली ना, हिस्से पे थोड़ी लिखा सरकार ने नहीं, हमने इस हिस्से को नहीं दिया। देखिए, पुस्तक छपने के लिए गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। नरवणे जी का पेंगुइन से करार हुआ, सुनते हैं बहुत मोटी रकम पे करार हुआ, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसमें क्या आपत्ति? प्री ऑर्डर भी गया, इसमें भी कोई संदेह नहीं। संदेह कहां हुआ? वो जब देश के कानूनों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय में गई, वहां से परमिशन नहीं, बस पुरानी बातें खत्म हो गई। चलिए, अभी 2 बजे का इंतजार, पार्लियामेंट लोकसभा चलती है कि नहीं चलती है। 2 बयान आपको मैं दिखा रहा हूं, वो तो और हैरान हो गई है, हाउस चलेगा। देखते हैं सर, 2 बयान आपको मैं सुना रहा हूं, दोनों AIMIM के नेताओं के बयान हैं। ओवैसी साहब जो है, उनको अब यूपी पर उनकी उम्मीदें हैं, यूपी में चुनाव लड़ेंगे वो, और यूपी में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उनका एक स्टेटमेंट आया। जब मैंने स्टेटमेंट ट्विटर पे देखा, मैं पहचानता नहीं कि कौन थे, तो मैंने तो पोस्ट भी किया कि मैं नहीं जानता ये आदमी कौन है, लेकिन सुनिए ये क्या कह रहे हैं। ये क्या कह रहे थे? ये खुलेआम कह रहे थे कि भाई आबादी बढ़ाओ, मुसलमान ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। ये हम दो हमारे दो का नारा नहीं है, हम दो हमारे 2 दर्जन का नारा इन्होंने दिया। फिर आगे इन्होंने बताया कि आबादी बढ़ेगी तो तुम मजबूत होगे। फिर हिजाब नकाब सब पर आए, और हैरानी ये हुई कि इन्होंने बताया मेरे कितने बच्चे हैं, मेरे परिवार में लोगों के कितने बच्चे हैं। मतलब एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे थे, अपना एग्जाम्पल देकर के कह रहे थे कि कहां तुम ये हम दो हमारे 2 के चक्कर में पड़े हो भाई, हम 2 हमारे 2 दर्जन होने चाहिए। ये AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुन लीजिए आप। कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। सुनिए, जब तक दे रहा है जब तक लेते रहिए। लोग थोड़ा परेशान तो हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है। हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालदा अभी हयात से है, 97 साल हमारी वालदा की उम्र है, और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान हैं, 6-6 फीट के। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे, क्यों है? सुना आपने? अब इस पर विवाद हो गया, तो फिर इन्होंने सफाई दी। सफाई देने पर इन्होंने कहा कि मैं बयान पर तो कायम हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हिंदू भाई भी ज्यादा बच्चे पैदा करें। राष्ट्र को मजबूत करना है तो आबादी तो बढ़नी चाहिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बच्चा पैदा कराने के लिए
जो बच्चे पैदा करते हैं उनको इनाम दिया जाता है, 1,50,000 रुपया दिया जाता है, कंपनसेशन मिलता है उनको। हाँ, तो हमारे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा देश मजबूत होगा। मैंने तो अपनी हिंदू देखिए, ये जो बात ये कह रहे हैं ये तो कहने की है। इन्होंने पहले वाले बयान में एक बात और कही थी कि मायावती जी का 11% वोट है, 4 बार मुख्यमंत्री बन गई, तुम तो 20% हो और ज्यादा हो जाओगे तो कैसे नहीं बनेगा तुम्हारा चीफ मिनिस्टर। और वो तो ओवैसी साहब कह चुके हैं कि एक दिन हिजाब वाली महिला लड़की जो है बच्ची वो देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आबादी पे लेकिन पूरा जोर है, अब इस बात से आप उगर नहीं सकते। नहीं, बात तो वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दुरुस्त बोल रहे हैं। आखिर बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल के मुसलमान ही लोग तो बसने दिए, उनको राशन कार्ड दिलवाने में मदद की, उनको आधार कार्ड बनवाने में मदद किया, सारी तरीके से मदद किया। यही करके तो मदद किया भाई, आबादी बढ़ेगी, हमारी आबादी बढ़ेगी, हमारे धर्म की आबादी बढ़ेगी तो हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। फिर राजनीतिक जब ताकत बढ़ेगी तो हम निर्णय करेंगे। हम निर्णय में हमारा मुख्यमंत्री भी होना है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सांसद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक होगा। और स्वाभाविक है कल उत्तर प्रदेश में आबादी यदि मुसलमानों की 40% हो जाएगी तो क्या योगी आदित्यनाथ की चलेगी क्या? पावर बाय या भारतीय जनता पार्टी के पावर बाय पॉपुलेशन, ये है ही, ये स्वाभाविक है, ये डेमोक्रेसी में है। जो लोग कहते हैं अरे भाई मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है तो उसको आपको क्या परेशानी है ना, इस देश को खतरा है। संघ प्रमुख का जरा आप बताएंगे, मैं बता दूं। संघ प्रमुख ने भी जो आबादी को लेकर जिस तरह से भारत सरकार ने भी चिंता जाहिर की और कि देश बूढ़ा होता जा रहा है और हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुई है, तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भी आबादी बढ़ानी चाहिए, 3 बच्चे पैदा करें, 3 बच्चे पैदा करें, ऐसा उन्होंने संघ कहा। प्रमुख ने कहा। और सरकार भी सहमत हो रही है कि भाई जो कितने पर रुकना है ये कह रहे हैं, 8, 16, संघ प्रमुख 3 कह रहे हैं, तो देश की नई नीति बने, हम दो हमारे दो हटे। नहीं, पहली बात तो भारत में कोई पक्की वाली नीति नहीं है, ये नारा था। नीति और नारे में फर्क है। कोई भारत में नीति नहीं है कि कितने बच्चे हों, लोग खुद ही 1-2 बच्चों पर ऐसा चले कैसे गए। कह रहे हैं आप? पंचायत चुनाव में आपने रोक लगा दी 2 बच्चों से ज्यादा पैदा होने पर, बिना नीति के बनाया, लेकिन नहीं, सरकार में है, नीति है। कहाँ है? क्या बात? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नीति है, पंचायत नहीं, पंचायत लेवल पर हो गया ना। कई बार स्थानीय स्तर पर ऐसा होता है, लेकिन नहीं, स्थानीय स्तर पर नहीं है, देश की नीति है ये कि पंचायत स्तर पर 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। ये नीति है, बिना नीति के सरकार कायदे से तो 3 से ज्यादा पैदा करे तो उसके पिता और माता दोनों का पंचायत चुनाव वोटिंग राइट कैंसिल कर देना बात हो रही है। सीधी सी बात यह है, दुनिया का हर देश और पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाए तो भी परेशान होगा और कम रह जाएगी तो भी परेशान होगा। दोनों में परेशानी। जापान बड़ा उदाहरण है, बड़ा शानदार देश है, बड़ा नवाचार वाला देश है, देखिए सब बूढ़े हो गए, मुश्किल है उनकी। चीन सब कुछ कर रहा है, बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई तो सिंगल चाइल्ड कर दिया, अब वो कह रहा है भैया खोल देंगे। भारत संतुलन वाला देश नहीं, खोल दिया, इसीलिए कह रहा हूं। रिट्रीव नहीं कर पा रहा है। मुझे सब एक बात का जवाब, सीधा जवाब जाना चाहिए। इन्होंने बड़ा क्लियर किया, कोई आपको बोले ना बोले, ये बात बिल्कुल साफ है। आबादी बढ़ेगी तो हमारे हाथ में ताकत बढ़ेगी, इसीलिए ये बात कह रहे हैं, कोई शक नहीं है। पाकिस्तान कैसे बना था? कोई सीधा ऐसे बोले ना बोले, मकसद यही है। पाकिस्तान कैसे बना था? आबादी के आधार पर ही बना था। दूसरी तरफ संघ प्रमुख जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? वो कोई इसलिए नहीं कह रहे कि कल को तुम्हारे बूढ़े लोग ज्यादा हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा, नहीं, वो भी इसलिए कह रहे हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन बचानी है तो बच्चे पैदा करो। बिल्कुल, वो भी यही कह रहे हैं। तो दोनों का मकसद तो एक ही नहीं है ना भाई, आप लोग दोनों मिक्स कर रहे हैं। जनसंख्या संतुलन और जनसंख्या नियंत्रण दोनों पहले समझ लीजिए अलग अलग है। असंतुलन ये हुआ कि अचानक कई ढेर सारे मुसलमान ही बढ़ जाए एकदम से, मतलब इसको कहते हैं कोई रेशियो ना हो, तो वो गड़बड़ है, उस पर रोक लगनी चाहिए। मान लीजिए कहीं बहुत ज्यादा हिंदू इतने बच्चे पैदा करने लगे तो भी वो गड़बड़ है। सवाल ये है कि क्या 3 से 4 बच्चे जो कह रहे हैं वो और जो 2 दर्जन कह रहे हैं दोनों एक बात है? देखिए, दोनों एक बात नहीं। अगला बयान सुना दो ना, फिर आता हूं। नहीं, एक लाइन बहुत जरूरी है। देखिए, लपेट करके चाशनी में मत बोलिए। सच्चाई ये है कि आज हिंदू और मुसलमानों का जो अंतर है ना 56% पर होकर के आया है। चले आने वाले दिनों में ये खतरे हैं देश के लिए। सभी अगला वाला जुड़ा कुछ है, उससे आप जोड़ के वापस कितने दिनों में आने अगला बयान सर सुनिए, तो अब ये तो फिर पूरी डिबेट इसी पे चली जाएगी। वो बता देंगे सर। मध्य एक और AIMIM के नेता का बयान, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ, बहुत वायरल हो रहा है इनका बयान। और ये क्या कह रहे हैं इसमें? ये कह रहे हैं, इनका नाम भी मैं आपको बता दूं, इनका नाम है तौकीर निजामी। ये कह रहे हैं कि मुसलमान 3 तरीके के होते हैं। तौकीर निजामी कह रहे हैं प्लीज इसको कोई कट करके ना चलाए। तौकीर निजामी ने कहा है 3 प्रकार के मुसलमान, एक जूते चाटने वाला, एक जूते खाने वाला और एक जूते मारने वाला। जूते चाटने वाला कांग्रेस में होता है, जूते खाने वाला बीजेपी में होता है और जूता मारने वाला AIMIM में होता है।
के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें। मतलब ये उनका तरीका था अट्रैक्ट करने का। हमारे यहाँ मुसलमान आके जूते मारते हैं, तुम हमारे यहाँ रहो। समीर जी, देखिए उनका बयान रहा, इसके पहले जो बयान बच्चों वाला जो बयान दिया था कि हमारे 2 दर्जन होना चाहिए, सिर्फ बच्चे बढ़ाने तक की उनकी मानसिकता नहीं है, उसके साथ आप धर्म परिवर्तन करवाइए, वो भी उनका एक एजेंडा चलता है। इसके अलावा घुसपैठियां भी आप बढ़वाइए, देश के अंदर घुसपैठ करवाइए। तो 3 तरीके से अपना जो जनसंख्या वो बढ़ाइए। आप हम 2 हमारे 2 दर्जन कीजिए, आप धर्म परिवर्तन करवाइए, दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में लेकर आइए। और तीसरा ये कि आप घुसपैठियों को समर्थन कीजिए, तमाम देशों से घुसपैठी मुसलमानों को लाकर इस देश के अंदर बचाइए और फिर इस देश के साधन संसाधन सुविधाएं उस पर कब्जा कीजिए और फिर सरकार और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी लेकर उस पर कब्जा कीजिए। तो ये जिस मानसिकता के साथ चल रहे थे, जो जिस तरीके से AIM के भी ने भी बोला और जिसके पहले समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ओवैसी के पार्टी के प्रमुख ने जो बयान दिया है, ये सारी मानसिकता वही है कि मुसलमानों को भड़काओ, मुसलमानों को इकट्ठा करो और ये बताओ कि कांग्रेस में जाओगे तो आप भाई वहां पर आपको जूते चाटने पड़ेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी में जाओगे तो आप जूते खाओगे और हमारे साथ रहोगे तो जूते मारोगे। मतलब हमारे साथ रहोगे तो आप पावर में आओगे, समाज में हिंसा फैलाने की स्थिति में आओगे। ये बहुत खतरनाक बयान है, मुझे लगता है दबंग बयान नहीं है सर, हिंसा का बयान है कि हमारे साथ रहोगे तो आप समाज के अंदर अत्याचार कर सकते हो, किसी को भी जूते मार सकते हो। समाज के अंदर आप किस तरीके से गुंडागर्दी करोगे, वो भोपाल के अंदर बोल रहे थे इस बात को। मुझे लग रहा है दोनों बयान निंदनीय हैं। अगली खबर, ये थोड़ा सा सीरियस मामला है। एक बार फिर से किसान आंदोलन की स्क्रिप्ट क्या तैयार हो रही है? मामला इस बार भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उससे जुड़ा हुआ है। क्या किसान फिर एक बार दिल्ली कूच करेंगे? अच्छा, इसमें एक किसान नेता हैं चढ़ूनी जी, पूरा नाम उनका गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी बहुत विजिबल फेस थे किसान आंदोलन का, कृषि कानूनों के खिलाफ जो दिल्ली को घेर लिया गया था। इन्होंने कहा मोदी जी ये डील ना करना, अब की बार किसान आए तो फिर दिल्ली के बॉर्डर से उठेंगे नहीं। और वही वैसा ही रूप आपको देखने को मिलेगा जो आपको किसान आंदोलन में देखने को मिला था। हमारे पास आखिरी रास्ता आंदोलन का है, हम करेंगे और सिर पे कफन बांध के आएंगे। और अब की बार बता देता हूं, दिल्ली की सीमा से वापस नहीं आएंगे, दिल्ली की सीमा से वापस नहीं आएंगे। अब की बार आपकी संसद पे पहुंचेंगे, उसका घेराव करेंगे, मार देना, में संसद नहीं चलने देंगे तुम्हारी, ना भूल जाना। कोई माहौल दिख रहा है आपको ऐसा? इन्होंने यूं ही बयान दिया है। देखिए, एक तो ये कि इन सारे नेताओं का कोई आधार कहीं नहीं है। ये जितने नेता किसान के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऐसा हारते हैं कि लोगों को पता ही नहीं रहता कि किस नंबर पर ये हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये इनके बीच में इतनी तरह के झगड़े हैं, किसी की वसूली को लेकर, किसी को कहीं वसूली को लेकर, किसी कहीं झगड़ा है, किसी प्रभुत्व का है, और उस वजह से सब अलग अलग रहते हैं। उसी में से किसी कभी कुछ सूझता है तो इस तरह के आंदोलन का ऐलान करता है, क्योंकि लगता है कि प्रासंगिकता खत्म हो गई। अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, क्या उसमें भारत के किसानों के अहित की बात है? बिल्कुल नहीं है। क्या समझौते दोनों तरफ के हैं? बिल्कुल दोनों तरफ के हैं। जब दोनों तरफ के समझौते होंगे तभी तो जाकर कोई डील होती है। लेकिन यह कहना कि इससे भारत के किसानों का हित हो जाए, ये तो चलिए आगे मैं कह रहा हूं, फिलहाल कोई गोलबंदी की बात नहीं हो पा रही है ना। नहीं हो, अगर हो पाती तो दिखता ना पंजाब में दिख रहा, ना हरियाणा में, पश्चिम उत्तर, तो 3 ही तो जगह है। एक बयान आपको और मैं सुना देता हूं। एक चीफ मिनिस्टर का, रेवंत रेड्डी जी आजकल खूब वो भी खबरों में रहते हैं। अब उन्होंने इस बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दक्षिणी राज्यों का हक मारा जाता है और दक्षिण के राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, सेकंड ग्रेड व्यवहार किया जाता है, और सारी पैसा, सारी योजनाएं बिहार, MP, उत्तर प्रदेश, उन राज्यों के लिए जहां पर बीजेपी की सरकार है। 1 रुपया अगर हम देते हैं तो भारत सरकार 6 रुपए देती है। और फिर सवाल उठता है कि केंद्रीय मंत्री जैसे संजय कुमार जी, किशन रेड्डी, ये तेलंगाना के लिए अतिरिक्त फंड क्यों नहीं लाते? सदर्न स्टेट में जो डेवल्यूशन है, सदर्न को साउथ में, वो केरला भी हो, तमिलनाडु भी हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना भी हो,
तो अन्याय हो रहा है, जानबूझकर कर रहे हैं। स्पेशल पैकेज देना है तो बिहार को दे रहे हैं, डिवोल्यूशन में बिहार को ज्यादा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश को ज्यादा दे रहे हैं, मध्य प्रदेश को ज्यादा दे रहे हैं। मतलब हर बार भारतीय जनता पार्टी का सोच सेकंड ग्रेड सिटीजन सदर्न पार्ट। सर कमेंट, नॉर्थ साउथ फिर डिबेट शुरू हो रहा है। हमेशा ही शुरू हो जाता है जब भी ये चर्चा चलती है। हालांकि अमित शाह जी को यदि आपने सुना हो तो जब डिलिमिटेशन की बात आई तो डिलिमिटेशन के साथ ही ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा शुरू होती है। एक फंड को लेकर होती है, एक डिलिमिटेशन को लेकर होती है। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई उस लेवल पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई फेरबदल बड़े तौर पर नहीं होगा कि दक्षिण की सीटें बहुत कम हो जाएं और उत्तर की सीटें ज़्यादा हो जाएं। तो वो है। और फंड को लेकर तो हमेशा ही जो भी विपक्ष में बैठी हुई सरकारें होती है वो केंद्र सरकारों पर आरोप लगाती रहती है, और उसको वो वैसे यदि आप माने तो जब आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो इसका मतलब ही है कि आप थोड़ा सा भेदभाव करते हैं। देखिए, फाइनेंस कमीशन जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करता है, रेवेन्यू का कैसे बढ़ा दिया है, और उसमें कुछ अपने पैरामीटर्स होते हैं, वो प्रिंसिपल के आधार पर होता है। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश को ज्यादा दे दो,